हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो जी आपका सी एस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 का सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर सब्जेक्ट की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द सिलेबस कि हमें क्या पढ़ना है, उसके कंटेंट्स, चैप्टर्स। फिर हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस एंटिटीज़ को स्टार्ट कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है। बेसिकली ये सब्जेक्ट से हम क्या समझे कि ये सब्जेक्ट हमें ये कवरेज देगा कि कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस सेट करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको जो एंटिटी चूज करनी है उससे रिलेटेड लॉज, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स, लाइसेंसेस क्या हैं, क्या उसको रिटर्न्स फाइल करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, और उसके बाद अगर उसको क्लोज करना है तो उसकी क्या लॉ एप्लीकेशंस हैं। सेकंड, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये सब्जेक्ट आधे से ज़्यादा कंपनी लॉ से रिलेटेड है। तो कंपनी लॉ का कुछ पार्ट कंपनी लॉ में है, सेकंड यहाँ आएगा, तो कुछ चीज़ें सिमिलर हम वहाँ भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी रिपीट होंगी। तो वहाँ कंपनी के मीनिंग के लिए मुझे वो टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे और यहाँ पर कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अच्छा है, रिपीट होंगी तो आपका कंसेप्ट क्लैरिटी और बेटर होगी, लर्निंग ज़्यादा बेटर होगी, रिटेंशन ज़्यादा होगी। सेकंड, हमने जब इसमें कुछ पढ़ा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि देखो सेटिंग अप में हमने दो पार्ट किए थे इस सब्जेक्ट को। पहला पार्ट हमने लिया था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी, बिजनेस सेट कैसे होगा। सेकंड पार्ट इसका आ जाता है क्लोजर। और बेसिकली तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अदर प्रोसीजर्स भी, अदर एंटिटीज की। तो जब भी हम बिजनेस सेट करेंगे तो हमें कुछ लाइसेंस, कुछ रजिस्ट्रेशन और कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं। फिर उसके साथ कुछ और लॉज भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, लेबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जीएसटी, पैन, टेन, ये भी हर बिजनेस के साथ अटैच्ड है। और जब हम बिजनेस करने जाएंगे तो हमने जिस बिजनेस एंटिटी को चूज किया था उससे एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से ही हमें क्लोज करना पड़ेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें कोई फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं है उसको स्टार्ट करने और क्लोज करने में। पार्टनरशिप एक्ट कहता है पार्टनरशिप डीड बनेगी, वो भी आप आपस में बना लो, रजिस्ट्रेशन करानी है तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। बंद होगा तो एज पर पार्टनरशिप डीड होगा। कंपनी है तो कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसीजर चलेगा। फिर सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी टर्म्स आ जाती हैं। हमने यहाँ तक थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। हमने फिर ये डिस्कस किया था कि सिर्फ बिजनेस एंटिटी को रजिस्टर्ड करने से काम नहीं हो जाता, उसके साथ फिर हमें और भी लॉ देखने पड़ते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि कोई भी कंपनी की अगर रजिस्ट्रेशन हुई है तो कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर। फिर उसको उस जो वो बिजनेस कर रही है, जो प्रोडक्ट बनाएगी, सर्विसेज देगी, उससे रिलेटेड लॉ एप्लीकेबल हो जाते हैं। हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था कि रिलायंस केमिकल में है तो केमिकल से रिलेटेड जो लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑयल है तो ऑयल मिनिस्ट्री के लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट आ जाएंगी। टेलीकॉम है तो TRAI, आपने नाम सुना है, इसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। रिटेल है तो रिटेल के हिसाब से चलेगा। तो जो एप्लीकेबल लॉज हैं उसके हिसाब से, तो मतलब पहली रजिस्ट्रेशन हुई कंपनी एक्ट में, सेकंड हुए लाइसेंसेस, थर्ड हुई लेबर लॉज, क्योंकि जहां भी फैक्ट्री ऑफिस खुलेंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे तो एम्प्लॉयज़ के लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे, फैक्ट्री एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुटी, ESI, EPF वगैरह। इनकम टैक्स तो हर बिजनेस एंटिटी पर एप्लीकेबल हो जाता है। पैन नंबर जरूरी है, GST अगर अकॉर्डिंग टू टर्नओवर है, 10 नंबर TDS सर्टिफिकेट के लिए। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हमने डिस्कस किया था कि वो राइट जो हमारी गुडविल को शो करते हैं या हमारे माइंड की क्रिएशन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हम माइंड की प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, कि वो असेट जो माइंड से क्रिएट हुई हैं, जो मटेरियल से क्रिएट नहीं हुई। जैसे ट्रेडमार्क है, हमारा पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो इनके बारे में भी पूरा जब चैप्टर आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो एक बिजनेस को सेट करने में जरूरी नहीं है कि हम एक ही लॉ की कंप्लायंस करेंगे, उसके साथ काफ़ी सारे और लॉ भी जुड़ जाते हैं। तो एक बार अब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट चैप्टर में क्या आ रहा है। ये जैसे पार्ट 1 है बुक का, तो पार्ट 1 में मैंने ये 12 चैप्टर्स को ऐड किया हुआ है, पार्ट 2 में फिर अदर आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले चूज करना पड़ेगा कि हम किस बिजनेस एंटिटी को चूज करें। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, HUF, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेन ये कहलाई जाती हैं। LLP आ जाती है, सेक्शन 8 कंपनी हो जाती है। वो डिपेंड करेगा कि हम हमारा बिजनेस का
विजन क्या है, हम क्या लेकर चल रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं हम अपने आप को, क्या प्रोसेस यूज होने वाली है बिजनेस में, क्या रिसोर्सेज चाहिए हमें, कस्टमर किस नेचर के होंगे, कौन लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। तो मेनली आप सुनते आ रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉपरेशन, कॉपरेटिव, ये अलग अलग बिजनेस एंटिटीज आ जाती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये एक अरेंजमेंट है बिजनेस को करने का। जैसे आपको कुछ करना है लाइफ में, पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है तो दो तरह से पैसा कमाओगे, या जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। अब सिर्फ बिजनेस जॉब, पहले जॉब पर आते हैं। अगर आप जॉब करोगे तो किस सेक्टर में जाओगे, गवर्नमेंट जॉब करोगे या प्राइवेट जॉब करोगे। उसके बाद जॉब में आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा। नेचर ऑफ वर्क का मतलब आ जाता है कि एक सेकेंड, नेचर ऑफ वर्क में आ जाता है कि आप अकाउंट्स में जाओगे, सेल्स में जाओगे, मार्केटिंग में जाओगे, किस काउंसलिंग, पर्सनल रिलेशंस में जाओगे, किस तरह का आप करोगे। तो ये एक तरह का अरेंजमेंट हुआ ना। अगर आपको जॉब भी करनी है, ऐसे ही बिजनेस करना है तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब वो किस लेवल पे करनी है, कितना बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैसे हम करेंगे, कौन संभालेगा, हम अकेले संभालेंगे, हमें किसी और को साथ की ज़रूरत है। तो ये एक पूरा अरेंजमेंट आपको पहले करना पड़ता है। जैसे आपको घर में अगर शादी है तो शादी के लिए भी बहुत सारा अरेंजमेंट होता है। आपके यहाँ पहले छोटे छोटे फंक्शन होंगे, एंगेजमेंट होगी, उसके बाद आप उसकी प्लानिंग करोगे, बैंकेट बुक कराओगे, कपड़े खरीदोगे, इन्विटेशंस दोगे, सारा कुछ प्लान किया जाता है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ की प्लानिंग होनी भी जरूरी है। अगर हमने जॉब सोची तो जॉब में भी बहुत सारा कुछ प्लान करना पड़ेगा। फिर हम विजन कहाँ तक जाने की सोच रहे हैं, कहाँ तक देख रहे हैं अपने आप को, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ड्रीम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें मिलकर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसाइड करते हैं। ये एक बहुत क्रूशल है किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। अब अगर हमें लग रहा है कि नहीं जी मुझे तो बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, मेरे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हों, बहुत सारा मेरा नाम हो, मैं स्टॉक एक्सचेंज में मेरे शेयर डील हों, और मैं बना के बैठ गया सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, तो वो मैच नहीं करेगा। हमें कंपनी की फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ही शेयर्स इशू कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अब मुझे लग रहा है कि नहीं जी मुझे तो बिजनेस करना है, कमाना है, बट वो चैरिटी के लिए करना है, मुझे खुद को इनकम नहीं चाहिए। तो आप चैरिटी के लिए सोसाइटी बना लो, एनजीओ बना लो, या सेक्शन 8 कंपनी बना लो, उसमें आप कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको डोनेशंस मिलेंगी, गवर्नमेंट कंसेशंस देगी, कम रेट पर लोन देगी। बट अगर आप पार्टनरशिप और नॉर्मल कंपनी बनाकर बैठ गए और आप उसमें चैरिटी करने लग गए तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है उसमें आपको कोई डोनेशन चैरिटी नहीं मिलेगी। तो ये भी आपको पहले प्लान करना पड़ेगा कि आप किस वे में जाना चाह रहे हो। फिर it refers to all those steps need to be undertaken for establishing and maintaining relationship between man, material and machinery। 3 M आ जाते हैं, 3 M, man, material और machinery। 3 लोगों से काम करना है आपने। मैन मीन्स आपका स्टाफ, आपके कस्टमर्स, आपके क्रेडिटर्स, सबके साथ बैलेंसिंग चाहिए, क्योंकि एक अकेला आदमी खुद तो सारे काम नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले अपने साथी चाहिए, एम्प्लॉयज़ चाहिए, एम्प्लॉयज़ के साथ फिर उसको कस्टमर चाहिए, सप्लायर्स चाहिए, तब जाकर काम होगा। मटेरियल, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो मटेरियल है, सर्विस प्रोवाइडर हो तो क्या आप सर्विस प्रोवाइड करोगे उसके हिसाब से। अरेंजमेंट विच फॉलोज दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर रिक्वायरिंग फॉर commencing and carrying business called business undertaking और organization। तो ये हम चीज़ें डिसाइड करते हैं, डिपेंड करता है कि हम क्या लेकर चल रहे हैं। अब देखो, मैं चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी, ऊपर वाला तो हम पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट। चॉइस ऑफ बिजनेस एंटिटी डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, नेचर, साइज। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, ऑब्जेक्ट, नेचर एंड साइज का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट, नेचर और साइज। ऑब्जेक्ट की जैसे मैंने बात की हमें करना क्या है, क्या काम करना है, किस तरह से करना है। नेचर ऑफ बिजनेस हमारा क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस छोटा है, बड़ा है, हमें रिस्क ज़्यादा है, कम रिस्क है, तो लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करेंगे। डिपेंड क्या करेगा, सब कुछ विल ऑफ ऑनर्स, डिसीजन किसका होगा, ऑलवेज ऑन ऑनर्स का होगा। तो सोल प्रोप्राइटर के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कंपनी लॉ की क्लास में भी और लास्ट क्लास में भी। सिर्फ आपको ये समझना है कि सोल प्रोप्राइटर में अकेला मालिक हूँ मैं
मुझे ही संभालना है, मुझे ही पैसा देना है, या मुझे ही लोन लेने हैं, मेरी ही लाइबिलिटी रहेगी, मेरा ही मैनेजमेंट रहेगा, मेरा ही डिसीजन रहेगा, और सारा प्रॉफिट भी मेरा और सारा लॉस भी मेरा। दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके लिए मुझे कोई ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं शॉप खोल रहा हूँ तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसके अगेंस्ट उसमें हमें जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उससे लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगर मैंने फैक्ट्री खोली है तो फैक्ट्री के लिए जो वहाँ पर लेबर लॉज कहेंगे उसके हिसाब से मुझे लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे और मैं बिजनेस कर सकता हूँ। और जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उस प्रोडक्ट का लाइसेंस चाहिए तो प्रोडक्ट का लाइसेंस। सपोज मुझे केमिस्ट शॉप खोलनी है तो मेरे पास केमिस्ट शॉप के हिसाब से लाइसेंस होना चाहिए, आई थिंक डी फार्मा होता है। और अगर मेरे को दवाई बनाने की फैक्ट्री लगानी है तो बी फार्मा का मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, तभी मैं ये काम कर पाऊंगा। तो हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है और मैं बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये सारी इनकम भी मेरी, टैक्स भी मेरा, लॉस भी मेरा, प्रॉफिट भी मेरा, लोन भी मेरे, देना भी मैंने। पार्टनरशिप फॉर्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब एक आदमी से अकेले से काम नहीं हो रहा तो वो दूसरे को इनवाइट करता है कि आप मेरे साथ आओ, मिलकर काम करो। तो उसके लिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उसमें डिसीजन लेते हैं कि किसकी कितनी कैपिटल होगी, कितना शेयरिंग होगा, क्या हमारे राइट्स होंगे, क्या ऑब्लिगेशंस होंगे। और उसमें क्या होगा, हमारी डिसीजन मेकिंग डिवाइड हो जाएगी, हमें दूसरे को साथ लेके चलना पड़ेगा, इनकम डिवाइड होगी, लॉस डिवाइड होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होंगी। बट पार्टनरशिप में भी लिमिट है। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 20 और कंपनी एक्ट कहता है कि 50 से ज़्यादा की एसोसिएशन में तो आपको कंपनी में आना ही पड़ेगा। 20 के बाद आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ चाहे। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब डिटेल में आएगा। HUF, HUF के बारे में भी आप थोड़ा सा जानते हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब क्या है कि जी जो भी बिजनेस होगा वो फैमिली मेंबर्स ही मालिक होंगे, बाहर का कोई नहीं होगा। और फैमिली मेंबर्स में जो फैमिली का हेड है जिसको हम कर्ता बोलते हैं वही चलाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होंगी, लाइबिलिटीज उसकी होंगी। तो HUF एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, मेंबर से अलग टैक्स होगा। मतलब अब मान लो HUF के 10 मेंबर हैं, 10 फैमिली मेंबर हैं, वो अपना अपना काम भी करते हैं तो उनकी टैक्स लाइबिलिटी वो अलग रहेगी और HUF से उनको जो शेयर मिलेगा वो अलग होगी। तो HUF की टैक्स लाइबिलिटी अलग है और इंडिविजुअल्स अलग हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने अगर पहले पढ़ा था या नहीं। देखो पार्टनरशिप और कंपनी, मेंबर्स या पार्टनर्स, यहां पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 20। कंपनी में प्राइवेट कंपनी है तो 2, पब्लिक कंपनी है तो 7 मिनिमम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और 200 मैक्सिमम। और यहां पर नो लिमिट। ये फर्क आता है दोनों में। अब लाइबिलिटी, सबसे बड़ी बात है लाइबिलिटी। यहां पर अनलिमिटेड है और यहां पर लिमिटेड हो जाती है। तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि जो पार्टनरशिप वाले हैं उनको यहां पर आकर रुकना पड़ता था। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनको सीधा कंपनी ही बनानी पड़ेगी। अब यहां पर जो लॉ है पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट की फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कंप्लायंसेस ज्यादा हैं, तो ये पार्टनर्स परेशान हो जाते थे, उनको मजबूरन कंपनी में आना पड़ता था। दूसरा प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स इन प्रैक्टिस, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। कौन से लोग प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस करते हैं बताओ जरा। CS, CA, CWA या CMA उनको बोला जाता है। एडवोकेट, ये या तो सोल प्रोप्राइटर होंगे या पार्टनरशिप में जा सकते हैं।
कंपनी फॉर्म नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। आप ध्यान देना, आपने कभी सीए फर्म, सीएस फर्म्स, एडवोकेट्स के आगे प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड वर्ड लिखा नहीं देखा होगा। देखा कभी? याद करो, कभी भी नहीं देखा होगा आपने। कोई सीएस फर्म, सीए फर्म, एडवोकेट फर्म का जब आप बोर्ड देखते हो तो राम एंड एसोसिएट, राम एंड कंपनी, ये वर्ड लिखे होते हैं। कभी भी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखा होता। जितनी भी लॉ फर्म हैं उनके आगे भी अमरचंद मंगलदास लिमिटेड नहीं है, लूथरा एंड रुथरा लिमिटेड नहीं हो सकते, बाटली बाय सीए फर्म, फर्गूसन, ये जो नाम सुने आपने, डेलॉयट, E&Y, हमारी सीएस फर्म्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, कभी भी लिमिटेड वर्ड नहीं मिलेगा। मतलब प्रोफेशनल्स कंपनी की फॉर्म में काम नहीं कर सकते। आप सीएस बनोगे, मैं सीएस हूं, और अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें सोल प्रोप्राइटरशिप में रह सकते हैं, किसी और के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, बट कंपनी की फॉर्म में नहीं आते। तो सबसे ज्यादा पार्टनरशिप में ये लिमिट, लायबिलिटी अनलिमिटेड, प्रोफेशनल्स को सिर्फ इसमें आना पड़ेगा, यहां पर नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो इसका बीच का रास्ता निकाला गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक बीच का रास्ता आया। इसमें क्या किया गया कि आप नो लिमिट, पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी कर लो। तो पब्लिक कंपनी वाला बेनिफिट मिल गया, और कंपनी लॉ में जाने की जरूरत नहीं है। एलएलपी एक्ट अप्लाई होगा, जिसमें कंप्लायंस थोड़ी कम है। सबसे बड़ा फायदा होगा कैन फॉर्म एलएलपी, मतलब प्रोफेशनल्स एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं, एलएलपी एक्ट होगा, नो लिमिट होगी। सबसे बड़ा फायदा ये आया। और लायबिलिटी सबसे बड़ा, जो मैंने लिखा नहीं, ये लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। मतलब आपको कंपनी की फॉर्म में भी नहीं आना पड़ा, नंबर ऑफ पार्टनर भी इंक्रीज हो गए, लायबिलिटी भी लिमिटेड हो गई। दिस इज एलएलपी। तो एलएलपी को हम समझें कि जो ना पार्टनरशिप है ना कंपनी है, उन दोनों के बीच का फॉर्म है। बट एलएलपी लाइक पार्टनरशिप एंड लाइक कंपनी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। लॉ की कंप्लायंस कम है, कंपनी लॉ के कंपैरेटिवली लॉ की कंप्लायंस कम हो जाएगी। तो ये एक बीच का रास्ता दे दिया गया। तो आप अपनी, ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है हम प्रोफेशनल्स को, कि हम पहले पार्टनरशिप करते थे तो लायबिलिटी लिमिटेड होती थी, दूसरा पार्टनर्स की लिमिट हो जाती थी। अब कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं और लायबिलिटी लिमिटेड है, आप इसके हिसाब से प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो। तो अब आप जितनी भी टॉप एडवोकेट फर्म्स, सीए फर्म्स, सीएस फर्म्स देखोगे, आपको सब एलएलपी की फॉर्म में मिलेंगी। तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, आगे जब आएगा तो फिर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखो एलएलपी को क्या बोला गया, इट इज एन अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी दैट प्रोवाइड बिजनेस बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी, allow its member flexibility of organizing their internal management on the basis of mutually arrived agreement। पार्टनरशिप एग्रीमेंट चलेगा, जबकि कंपनी लॉ में क्या होता था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए चलेगा। क्लियर हुआ जी? ये अगला कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड ही देखो, कोऑपरेशन से वर्ड निकला कोऑपरेटिव, मिलकर काम करें, मतलब एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब जो लोग मिलकर काम करना चाहते हैं और वो कंपनी की फॉर्म में नहीं जाना चाहते, और उनको शेयर्स इशू नहीं करने, लिस्टिंग नहीं करनी, और म्यूचुअली आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको दूंगा, तो आप 1 मिनट में समझ जाओगे। अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, सुना नाम? अमूल का नाम सब जानते हैं। अमूल
47 में इस्टेब्लिश हुआ था अमूल, इसमें इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक एसोसिएशन थी ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर, दूध वालों की। उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो बड़ी बड़े मिल्क के होलसेलर्स थे, या समझो कि जो विलेज में जिनकी काऊ बफेलो हैं वो दूध लेकर जिनको देने जाते थे, एजेंट्स थे, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया था और रेट बहुत हाई कर दिए थे दूध के, और मिल्कमैन को कम मिलते थे और आगे लोगों को महंगे मिलते थे। तो जो ट्रेडर्स थे, ये तो हुई प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? मिल्कमैन। ये मिल्कमैन। और इसके ट्रेडर और प्रोड्यूसर कौन हो गए? जो मिल्कमैन से दूध खरीद के आगे बांट रहे हैं या बेच रहे हैं। शॉपकीपर्स हो गए, डेयरी वाले समझ लो। अगर आप कहते हो दूध की डेयरी हमारे मोहल्ले में खुली होती है, वो कौन है? एजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स नहीं हैं। वो मिल्कमैन से मिल्क लेते हैं, बहुत सारों से कंबाइन करते हैं और हम वहां से उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो उनकी मोनोपोली हो गई थी, मिल्कमैन से कम रेट पर खरीदते थे और बाहर मार्केट में ज्यादा रेट पे बेचते थे, तो मिल्कमैन परेशान हो रहे थे। तो एक मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल थे, और ये सरदार पटेल से बड़े इन्फ्लुएंस थे। उस टाइम सरदार पटेल, वल्लभ भाई सरदार पटेल होते थे। गुजरात, अमूल कहां पर है? आनंद, गुजरात में जगह है आनंद डिस्ट्रिक्ट, वहां पर है ये। और अमूल का नाम ही यहां से पड़ा था। आप अमूल के रैपर पे देखना, अमूल के रैपर पे कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा होगा, गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी, आनंद कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये नाम होते थे इसके। और अमूल, इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी। इसके जो मेंबर्स होंगे, वो पहली बात तो कंडीशन थी ओनली मिल्क प्रोड्यूसर होंगे। मिल्क प्रोड्यूसर मतलब मिल्कमैन, जो दूध का काम कर रहे हैं। ओनली मिल्क प्रोड्यूसर्स, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर होंगे। जबकि आप कंपनी में जाओगे तो ये तो जरूरी नहीं कि आपको मेंबर की कंडीशन लगाओगे कि जी आप इसी लाइन के होने चाहिए। पार्टनरशिप में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनर सब उसी लाइन के हो। हाँ, उनके पास एक्सपीरियंस उस लाइन का हो, बट ऐसा पार्टनर भी हो सकता है सिर्फ पैसा लगाए और वो उस काम को ना जानता हो। मान लो हमने एजुकेशन बिजनेस स्टार्ट किया, विवेक सर, हमने मिलकर पार्टनरशिप बनाई वीजी स्टडी हब, और उसके बाद हम किसी और को पार्टनर जोड़ते हैं, वो सिर्फ एज अ मनी फाइनेंसर आ जाता है। स्लीपिंग पार्टनर भी आपने पार्टनरशिप में सुना होगा, उसको नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ पैसा लगा देता है कि हमें कॉलेज बनाना है जी, बिल्डिंग की जरूरत है, उसने कहा मैं पैसा लगाता हूँ, आप काम करो। हम काम कर रहे हैं, वो पैसा लगा रहा है, और मिलकर हमने शेयरिंग कर ली। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंडीशन ये होगी कि मेंबर वही होंगे जो उस लाइन का है। तो त्रिभुवन भाई ने ये सोसाइटी बनाई मिल्क प्रोड्यूसर्स की। अब वो अलग अलग विलेजेस से मिल्क इकट्ठा करते थे, ये मिल्क प्रोड्यूसर पूल करते थे। वो एक पूल में कर लेते थे। सपोज ए है, ए ने दिए 100 लीटर, बी ने दिए 200 लीटर, सी ने दिया 50 लीटर, डी ने दिया 20 लीटर, ई ने दिया 500 लीटर। अब ये सब एक जगह दूध को पूल कर लेते थे। इससे फायदा क्या हुआ कि इनको अलग अलग बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक सोसाइटी बन गई, उसी में सारा दूध सबका इकट्ठा हो गया। जिसका जितना दूध आया खर्चा काट के शेयरिंग उसको दे दी गई, और वही मेंबर उसके ऑफिस बेरर होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर। तो मेंबर भी होंगे और ऑफिस बेरर भी होंगे। यहां मैं लिख देता हूं, डायरेक्टर वर्ड नहीं बोला जाता यहां पर वर्ड बोला जाता है ऑफिस बेयरर्स। वो भी मेंबर होंगे।
जबकि कंपनी में डायरेक्टर कोई भी हो सकता है बाहर का, बट यहाँ पर जो इनको चलाएंगे लाइक डायरेक्टर वो भी मिल्क प्रोड्यूसर होंगे। एक तरह से सबने मिलकर आपने एक एसोसिएशन बना ली, मिलकर काम करो। और आज 2021 में अराउंड 36 लाख मेंबर्स हैं अमूल में, हजारों करोड़ की टर्नओवर है। आप देख लो कि अमूल का बटर आपको इंडिया के हर कोने में मिल जाएगा, हर कोने में आपको। तो आज 36 लाख मेंबर्स हैं इसके। देखो कितनी बड़ी एसोसिएशन है, और किस इंडिया के पार्ट में अमूल के प्रोडक्ट नहीं मिलते। अमूल बटर के बाद अब दूध में दूध की थैली बेच रहा है, पूरे इंडिया में जाती है। फिर अब अमूल के चीज, बटर, दुनिया भर के ब्रेड भी आ चुकी है अब तो, शायद आइसक्रीम, तो सारा मिल्क से चल रहा है और ये शेयरिंग हो रही है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी ही क्यों बनाई तिरुवरुण दास जी ने, कंपनी क्यों नहीं बनाई? प्रॉब्लम यह है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में टैक्सेशन अलग होगा, सॉरी फायदा है ये, प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में प्रॉब्लम है कि टैक्स एक स्लैब रेट है, फिक्स है, कंसेशंस नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट हेल्प करती है इन सोसाइटीज को, जमीन भी देगी, लोन्स भी देगी कम रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर, जमीन कम रेट पर मिलेगी, डोनेशन ग्रांट्स भी मिल सकती हैं, मेंबरशिप फीस लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल नहीं होती, शेयर्स नहीं होते और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, जिसका जो पैसा है भैया ले जाओ खर्चा काट के। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस अपने रिजर्व्स रखना और कमाना नहीं होता, उसका सिर्फ पर्पस होता है इनका वेलफेयर। सेम इसी पैटर्न पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की जगह वर्ड हो जाता है सोसाइटी। अब आपने दो वर्ड सुने हैं, सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी प्योरली एनजीओ होती हैं, चैरिटी पर्पस के लिए बनती हैं, और उसमें जरूरी नहीं है कि मेंबर काम कर रहे हो। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर मिलके काम करते हैं और सबका इक्वल इंटरेस्ट होता है, इक्वल एक्सपीरियंस होता है। सोसाइटी में ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी आपने सुनी है, रेड क्रॉस मेडिकल हेल्प देती है, डिजास्टर हेल्प देती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात करती है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो लोग मेंबर हैं वो मेडिकल लाइन के ही हों, वो सिर्फ अपनी डोनेशन दे देते हैं और रेड क्रॉस अपना काम कर रही है। ऐसे ही आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस ग्रुप की है। तो रिलायंस फाउंडेशन जो रिलायंस ग्रुप की है वो क्या हेल्प कर रही है? चाइल्ड वेलफेयर पे काम करती है, गर्ल चाइल्ड की वेलफेयर पे काम करती है। तो वो सोसाइटी की फॉर्म, बेसिकली वो एनपीओ है। सोसाइटी और एनपीओ सेम होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि आप कंपनी एक्ट में आ जाओ या सोसाइटी की फॉर्म में आ जाओ। कंपनी एक्ट में थोड़े से कंप्लाइंस बढ़ जाती हैं, बट आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो। सोसाइटी में शेयर कैपिटल इशू नहीं होगी, मेंबरशिप फीस होती है सिर्फ, डिविडेंड बोनस वगैरह नहीं होते। कंपनी में डिविडेंड बोनस डिवाइड होते हैं, हालांकि एनपीओ में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर को कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। तो अभी मैं ये सारा चार्ट बना दूंगा आपको ये देखो, एक आ रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक वर्ड आ रहा है सोसाइटी, एक आ रहा है एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी, और एक आ रही है कंपनी। अब अगर मैं कहूं इसमें मेंबर्स कौन होंगे? Those who have interest and participation in objects of society। सोसाइटी का मतलब है anyone can be member, need not to participate, बहुत सिंपल टर्म में बता रहा हूं, in working। बहुत कुछ होगा, अभी मैं सिर्फ सिंपल एक एक वर्ड में बता रहा हूं, हालांकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर आएगा जब हम पढ़ेंगे, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी में। और मैं यहाँ पर ना आपको ट्रस्ट वर्ड लिख देता हूं कंपनी की जगह, ट्रस्ट का भी कंपैरिजन यहीं हो जाएगा। तो सोसाइटी में क्या हुआ कि जरूरी नहीं है
यहां पर नेचर, नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल्स सब्जी वालों ने बना ली, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। फार्मर्स ने बना ली, कोकोनट फार्मर्स ने बना ली, राइस फार्मर्स ने बना ली, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई। सोसाइटी का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है चैरिटी, डोनेशंस लेती है और आगे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पे काम कर रही है, रिलीजियस भी हो सकती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलीजियस नहीं होती। आपने कई मंदिरों में देखा होगा सोसाइटी के बोर्ड लगे होते हैं, मंदिर के आगे सोसाइटी लिखा होता है, मंदिर के नाम के आगे, तो वो सोसाइटी की फॉर्म में आ जाता है। एनपीओ सिमिलर टू सोसाइटी, यहां पर भी नो प्रॉफिट ऑब्जेक्ट, और यहां पर भी सिमिलर टू सोसाइटी है। बट फर्क क्या है? अंडर कंपनी एक्ट आ जाएगी, वो सोसाइटी एक्ट आ जाएगी, और वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आ जाता है। ट्रस्ट, ट्रस्ट भी फॉर्म होता है टू मैनेज असेट्स या प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन और ग्रुप फॉर बेनिफिट ऑफ प्राइवेटली या पब्लिकली। अभी इतना बहुत सिंपल शब्दों में समझ लो, अभी मैं इनके नाम भी लिखता चला जाऊंगा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल मैं लिख दूं तो आप याद कर लोगे, यहां से अमूल, फिर ट्रस्ट पर आते हैं। एग्जाम्पल से ही ट्रस्ट को आप 2 मिनट में समझ जाओगे। सोसाइटी रेड क्रॉस, रिलायंस फाउंडेशन, सेक्शन 8 कंपनी में रिलायंस फाउंडेशन। ट्रस्ट, आपने टाटा सन्स बहुत बड़ा ट्रस्ट है। बीइंग ह्यूमन सलमान खान का ट्रस्ट है। इसमें क्या होता है? मैंने यहां पर देखो लिखा है ट्रस्ट में मैनेज, वर्ड क्या आ रहा है? मैनेज करेंगे प्रॉपर्टी। जैसे टाटा ग्रुप के लोगों ने अपना पैसा, पैसा क्या है? उनकी एसेट्स हैं, उस पैसे को किसी पर्सन को दे दिया, जी आप ये संभालो, और आगे उसका पर्पस मेरी फैमिली के लिए या पब्लिक के लिए करूं। आपने मंदिरों में ट्रस्ट भी देखे होंगे, बिरला मंदिर ट्रस्ट, साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, माता वैष्णो देवी बोर्ड है, वो तो एक स्पेशल बॉडी बना दी गई, वो भी लाइक ट्रस्ट काम करता है कि जो भी पैसा आ रहा है वो ट्रस्टी उसको संभालेंगे और आगे जिस पर्सन ने जो बोला था उसके हिसाब से यूज करेंगे। अब देखना कोऑपरेटिव सोसाइटी में सोसाइटी, एनपीओ, ट्रस्ट, क्या फर्क निकल कर आया? हम ये समझे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो वर्क हो रहा है म्यूचुअल असिस्टेंट, म्यूचुअल असिस्टेंस, मिलकर काम करेंगे। अमूल, आपने एक वर्ड सुना होगा लिज्जत पापड़, लिज्जत में जेड लगता है आई थिंक, मेरे को याद नहीं है। लिज्जत पापड़ सुना नाम? सोसाइटी वेलफेयर के लिए आ गई, ऑफ एनीवन इन
पर्टिकुलर एरिया, और यहां पर वेलफेयर किसकी है, ऑफ मेंबर्स ओनली, और यहां पर क्या आ गया, एनीवन, यहां पर आ गया मेंबर्स ओनली। एनपीओ इज सिमिलर, और सोसाइटी का ही एक काम आएगा, प्रोड्यूसर कंपनी। ये अंडर कंपनी एक्ट 2013 अब आ चुकी है, पहले 1956 में चलती थी। तो प्रोड्यूसर कंपनी भी सिमिलर टू सोसाइटी है। ओ सॉरी, एक मिनट, इसको इधर लिखना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अंडर कंपनी एक्ट 2013, मतलब अगर इसको कंपनी की फॉर्म में आना है तो किस में कन्वर्ट कर लें, वो अपने आप को प्रोड्यूसर कंपनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जब मैं आपको करवाऊंगा तो टाइप्स ऑफ कंपनी के चैप्टर में आपके आएगा प्रोड्यूसर कंपनी। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। जब हम टाइप्स ऑफ कंपनी के एक मिनट, जब हम ये टाइप्स ऑफ कंपनी का चैप्टर करेंगे आपका, उसमें एक प्रोड्यूसर कंपनी आएगा वर्ड, ये देखो, ये बैनर आपको नजर आ रहे हैं, प्रोड्यूसर कंपनी। मतलब अगर अमूल अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और वो उसके बाद अगर कंपनी लॉ में आना चाहे तो उसको कंपनी लॉ की लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा मिलेगा। आप इन नामों को देख रहे हो, ग्राम्या एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ये आ रहा है भोले बाबा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मतलब फार्मर्स को लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा मिल रहा है। अब जैसे आप देखते हो बहुत सारे फार्मर एक एरिया में हैं, चावल की खेती कर रहे हैं या गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनको मंडियों में जा जाके अलग अलग बेचना पड़ता है। अगर वो अपने एरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें तो वो सारा अपना प्रोडक्ट वहां पर इकट्ठा कर लेते हैं और वो सोसाइटी वाले बेचने जाते हैं। इससे फार्मर का टाइम बचेगा, उनको अलग अलग जाकर बेचना नहीं पड़ेगा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी। जब वो इकट्ठे होंगे तो उनके अपने मनमाने रेट उनको मिल पाएंगे। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है एक प्रोड्यूसर कंपनी। दोनों में मतलब ये है कि जो लोग सेम इंटरेस्ट के होते हैं, सेम वर्क एरिया के होते हैं, मिलकर काम करते हैं और आगे उसको वो इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही देखो कोकोनट, पल्लाची कोकोनट प्रोड्यूसर कंपनी। अब कोकोनट कितना बड़ा आप देखते हो, इंडिया में हर कोने में मिलता है, हमारे हर सिटी में मिलता है हमें। तो कोकोनट प्रोड्यूसर्स आपस में अब एक एक आदमी अलग अलग बेचने जाए और मिलके एक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ले। सोसाइटी के जो लोग काम कर रहे हैं उनको वो अलग से सैलरी दे दें और वो बेच कर आए, बाकी वो अपनी खेती बाड़ी करते रहें। तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक्सप्लॉइटेशन भी कम होगी, इकट्ठे होंगे। उज्ज्वल लाइफ प्रोड्यूसर कंपनी, तो ये कंपनी एक्ट में आ जाती हैं, और सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रहती है। क्लियर हुआ? तो ये कंपनी एक्ट में है और उसका एक्ट अलग है। फिर अब मैं सोसाइटी को बोलूं और ये बोलूं, ये सिमिलर है। फर्क क्या है, यहां पर कंपनी एक्ट 2013 है और वहां पर सोसाइटीज एक्ट 1860 आ जाता है।
ये क्लियर हुआ। अब मैं ट्रस्ट को दोबारा रिपीट कर देता हूं। ट्रस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर ए, उनकी असेट्स हैं ₹50 की, उसमें कैश भी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है। उन्होंने ट्रांसफर कर दी टू मिस्टर बी। मिस्टर बी एक ट्रस्टी अपॉइंट करती है टू मैनेज, मेरी असेट्स को देखो एंड यूज फॉर बिजनेस। उन्होंने एक बिजनेस के लिए दे दिया कि इसको यूज करो, और इसकी जो इनकम आएगी वो माय फैमिली को जाएगी, कोई एक अकेला मेंबर नहीं होगा। तो ये कौन सा ट्रस्ट हो गया, प्राइवेट ट्रस्ट हो गया ये। तो ये प्राइवेट ट्रस्ट हो गया। और अगर एक मिस्टर ए हैं, उनकी असेट्स ₹50 है, उन्होंने एक ट्रस्टी को दे दी मिस्टर बी टू मैनेज एंड यूज एज हॉस्पिटल, या मैं कहूं धर्मशाला। फॉर पब्लिक, तो वो कौन सा ट्रस्ट हो जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट। अब टाटा सन्स, आपने नाम सुना होगा। टाटा सन्स बहुत बड़ा इंडिया का ट्रस्ट है, और वो रतन टाटा ट्रस्ट है एक। रतन टाटा जी जो टाटा के मालिक हैं, उन्होंने बना रखा है। उसके बाद बीइंग ह्यूमन आपने सुना होगा। सलमान खान का ट्रस्ट है। उन्होंने क्या किया, ये जो ऑनर्स होते हैं अपने पैसे या असेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं एक ट्रस्ट में। अब वो उसको प्राइवेटली यूज करवाएंगे तो उनकी फैमिली के लिए, या क्या हो जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट। आपने कई रिलीजियस ट्रस्ट देखे होंगे, साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट है एक। अब जो मंदिर में जितना पैसा आता है, या मोस्टली आप जितने मंदिर देखते हो वो सारे आपको ट्रस्ट की फॉर्म में मिलते हैं। तो मंदिर में जो पैसा आता है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसमें मंदिर के कामों में लगाया जाता है। उसके अलावा मंदिरों की धर्मशाला होती हैं, मंदिरों के हॉस्पिटल्स होते हैं, जगह जगह वो फैसिलिटीज़ देते हैं, उसी पैसे को यूज़ करते हैं। अब उसमें कोई एक अकेला मालिक नहीं होता। अब मान लो ये मिस्टर ए हैं, खूब पैसे वाले हैं, अगर उनके पास 50 करोड़ की एसेट्स हैं और उनका उनका पर्पस था हॉस्पिटल बनाना या धर्मशाला बनाना। अब अगर उन्होंने वो धर्मशाला और हॉस्पिटल बनाया और वो उसको चला रहे थे, कल को उनकी डेथ होनी है, सर्टेन है। अब डेथ हो गई तो उनके बच्चे उनके वारिस हो जाएंगे। कल को बच्चे कहें नहीं जी मुझे तो धर्मशाला नहीं चलानी, हम तो यहाँ पर अपना घर बनाएंगे या होटल बनाएंगे 5 स्टार। तो जो मिस्टर ए की इंटेंशन थी वो खराब हो गई। मिस्टर ए की जो इच्छा थी वो तो गई, वो तो चले गए, तो उनके बच्चे अब जो मर्जी करें। अगर वो ऐसा चाहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग चलता रहे, तो मिस्टर ए अपने बच्चों को ना देकर वो किसको दे दें, एक ट्रस्टी को दे दें। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि इससे जो इनकम आएगी वो मेरी फैमिली को देते रहना, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा किसी को भी दे देना, वो पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा। तो ये उनका ये पर्पस होता है ट्रस्ट में देने का, कि अब कल को उनकी फैमिली का कोई क्लेम नहीं रहेगा। फैमिली बेनिफिशियरी रहेगी, उसका फायदा मिलता रहेगा, बट वो कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपने एक नाम सुना है, बहुत फेमस नाम है ये, सर गंगाराम। ये रह गया, गंगाराम हो गया। सुना नाम ये, दिल्ली वाले जानते हैं,
गंगाराम हॉस्पिटल, अब याद आ गया नाम, दिल्ली से बाहर वाले भी नाम जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली राजेंद्र नगर में। ये ट्रस्ट है। एक्चुअल में गंगाराम जी बिफोर पार्टीशन पाकिस्तान में रहते थे, उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल बनाया था और आज भी उनके नाम से हॉस्पिटल लाहौर या पेशावर किसी सिटी में है जहां चल रहा है। आई थिंक लाहौर में है, हाँ। तो गंगाराम जी का इच्छा थी, वो बहुत पैसे वाले आदमी थे, उनकी इंटेंशन थी कि यार मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं, वहाँ पर इलाज हो लोगों का, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले कम रेट पर। तो उन्होंने एक हॉस्पिटल बना लिया। अब जब तक वो जिंदा थे वो चला रहे थे, अगर वो जब वो मरे तो उनकी फैमिली वारिस है, अगर वो ट्रस्ट के नाम लिख गए तो फिर फैमिली वारिस नहीं है। हाँ, उसकी इनकम का शेयर वो लिख कर चले गए, हो सकता है। तो इसका फायदा क्या हुआ, आज भी पाकिस्तान में वो चल रहा है, वो बंद नहीं कर पाए। और दिल्ली में उन्होंने राजेंद्र नगर एरिया में गंगाराम हॉस्पिटल चला। तो वो ट्रस्ट की फॉर्म में है, ट्रस्टी है। अब कोई एक अकेला मालिक नहीं है उसका, ट्रस्टी आ रहे हैं जा रहे हैं, अपॉइंट हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, नए आ रहे हैं। बट गंगाराम जी की इंटेंशन क्या थी, हॉस्पिटल, मेडिकल हेल्प हमेशा के लिए चलती रहेगी, अब उसको कोई छेड़ नहीं सकता। अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो हमें कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो ये भी हम जब ट्रस्ट एक्ट का पूरा चैप्टर आएगा वहां पर पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं ना, तो ट्रस्ट में एक होता है ऑनर, ऑनर की होती है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी दे देता है ट्रस्टी को, ट्रस्टी यूज करता है इस ऑनर, ऑनर को बोलते हैं ऑथर भी बोलते हैं, सेटलर भी बोलते हैं, ये तीन नाम आते हैं इनके। तो वो प्रॉपर्टी को उसमें ट्रस्ट डीड में लिख देता है कि कहाँ यूज करना है, तो वो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेगा, प्राइवेट यूज करना है, पब्लिक यूज करना है, उसके हिसाब से करेगा। और वो जो अल्टीमेटली उसका पर्पस कौन होगा, बेनिफिशियरी। तो जब हम ट्रस्ट एक्ट में आते हैं तो ये चार लोग बोले जाते हैं, यहां पर शेयर होल्डर मेंबर नहीं बोले जाते, यहां कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, यहां तो सीधा सीधा एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी दूसरे आदमी को। अब ये एक पर्सन हुआ ऑनर, दूसरा कौन हुआ ट्रस्टी, तीसरा कौन हुआ बेनिफिशियरी। इसके बिना तो ट्रस्ट कंप्लीट ही नहीं होता। और उसके बाद चौथा एसेंशियल आ जाता है ट्रस्ट डीड, पांचवा एसेंशियल आ जाता है ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है। प्राइवेट है तो उसकी फैमिली वालों को बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे टाटा सन्स हैं, मोस्टली प्राइवेट ट्रस्ट भी हैं और इनके पब्लिक ट्रस्ट भी हैं। अब टाटा हॉस्पिटल हैं, टाटा सन्स हैं, आपने देखा होगा टाटा रतन टाटा ने अपना पैसा यहाँ पर दे दिया, सोराबजी ट्रस्ट है, उन्होंने टाटा सन्स में पैसा डाल दिया और उससे टीसीएस में शेयर होल्डिंग ली हुई है। टीसीएस आपने सुना है इंडिया की सेकेंड नंबर की कंपनी है वेल्थ वाइज, और उसका 72% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है, और वो प्रमोटर है टाटा सन्स। टाटा सन्स इज अ ट्रस्ट, किसी एक टाटा फैमिली वाले के एक सिंगल पर्सन का हक नहीं है उस पर, झगड़े ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ट्रस्ट क्रिएट किए जाते हैं। क्लियर हो रही है बात जी? तो आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। आज अभी आपको थोड़ा सा ये ट्रेलर दिया है मैंने कि इन चारों में क्या फर्क है। मैं अगर आप रिकैप कर दूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब हम क्या समझे, फटाफट बोलो। आओ मिलकर काम करें, हम दूध वाले हैं तो दूध का काम करेंगे, सब्जी वाले हैं तो सब्जी का करेंगे, फार्मर है तो फार्मिंग के प्रोड्यूस का काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। मेंबर भी हम होंगे, बाहर वाला कोई नहीं आएगा, जो आएगा खर्चा काट के बांट दिया जाएगा, प्रॉफिट पर्पस हमारा नहीं होगा। दिस इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक और एग्जाम्पल सुन लो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। घर में आते हैं लिज्जत पापड़ आपके, कभी रैपर पर देखना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। श्री महिला ग्रामोद्योग सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और लिज्जत पापड़ भी 1960 या 1964 में फीमेल्स ने स्टार्ट किया था। कुछ फीमेल्स थी 3-4, वो घर पर
50 या 60 रुपए उन्होंने इकट्ठे किए, बॉम्बे की चौल में रहती थी, उन्होंने घर में पापड़ बनाने शुरू किए और आसपास के शॉपकीपर को दे आती थी, इनकम होती थी। उन्होंने कहा हम सिर्फ फीमेल्स ही काम करेंगे, मेल्स अपना काम कर रहे हैं। और लिज्जत पापड़ इज फीमेल गवर्नड, फीमेल ओन्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मेजोरिटी और उसके मालिक फीमेल्स हैं, ऑनर फीमेल्स हैं, और उसमें मेजोरिटी ऑफ मेंबर फीमेल्स हैं लिज्जत पापड़। अब वो 4 फीमेल्स ने काम शुरू किया, काम बढ़ने लगा, उनसे संभलने नहीं लगा, ऑर्डर आने लगे, लोगों को पापड़ बहुत अच्छा लगने लगा। अब क्या हुआ, आसपास की फीमेल्स को उन्होंने बुलाया कि जी आप भी हमारे साथ आओ, बट प्रॉब्लम थी जगह, बॉम्बे में चाल, एक कमरे में 4-4 10-10 लोग रहते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो हमारी रेसिपी है वो हम अपने पास रखेंगे, आटा गूंदेंगे और बना के आस पड़ोस की लेडीज को दे देंगे कि आप 1 किलो आटा ले जाओ, इसके जितने पापड़ बनते हैं सुखा कर ले आओ और हमसे लेबर ले जाओ। इससे क्या हुआ, उनको फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ी, एम्प्लॉय को बिठाना नहीं पड़ा, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इस कंसेप्ट से शुरू हुई थी। तो उन्होंने उन फीमेल्स को मेंबर बना लिया। अब मान लो 4 फीमेल्स तो थी मेन, उन्होंने बाकियों को बोला कि आप हमारे यहाँ मेंबर बनो, हम आपको आटा देंगे, आप घर से बनाकर लाओ, हम बताएंगे किस स्टैंडर्ड के होने चाहिए, कितने पतले होने चाहिए, कितने बड़े होने चाहिए, उसके हिसाब से हम आपको लेबर देंगे। अब उन फीमेल्स को, आसपास वालों को भी शौक लग गया कि घर बैठे काम भी हो रहा है, अपना घर का काम भी कर रही हैं और वो भी कर रही हैं साथ में। उन्होंने इस तरह से काम शुरू किया, काम धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बट उनका एक ही बात थी कि हम काम सिर्फ फीमेल्स को ही देंगे। आज बॉम्बे में उनको जगह छोटी पड़ गई, उन्होंने बॉम्बे के आउटर स्कर्ट्स में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जहां पर लिज्जत पापड़ का आटा बनता है, और बॉम्बे की लेडीज वहां से आटा लेकर आती हैं, मेंबर बनती हैं, उनको मेंबरशिप कार्ड मिलता है, उनको वो आटा गूंधा हुआ मिलता है, उनको कोई मसाले नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, क्योंकि रेसिपी उनके पास है, एक सा टेस्ट रहेगा। ऐसे तो सब अलग अलग बना के लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, आप इस साइज के इतने पतले इस तरह से बनाओगे। अब आप 5 किलो आटा ले गए और अगले दिन बनाकर ले आओ पापड़, 2 दिन बाद सुखाकर, जितने भी दिन का टाइम है, और आप हमसे लेबर ले जाओ। अब बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में कौन जाए जी, इतनी दूर लेडीज कैसे जाएंगी और आटा लेकर आएंगी? तो बॉम्बे के मेन जगह पर लिज्जत पापड़ की बस चलती है। वो बस सुबह 9 बजे से आगे खड़ी हो जाती है, टाइम दिया होता है कि इस बस स्टैंड पर ये बस खड़ी होगी और इतने बजे चलेगी, तो आप उसमें आकर बैठ जाओ, फ्री सेवा। लेडीज उसमें आके बैठ जाती हैं, जो मेंबर्स हैं उनको वहाँ प्लांट तक लेके जाया जाता है, 20-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ वो प्लांट में जाती हैं, वहाँ पर अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाकर एंट्री करती हैं, उनको आटा मिल जाता है। वही बस वापस आती है, उनको उसी स्टॉप पर छोड़ती है, वो अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद जब उनके पापड़ बन गए, वो सुखा कर लाती हैं, बस में बैठती हैं, आती हैं, वो पापड़ देती हैं, अपनी लेबर ले लेती हैं और उसके बदले नया आटा ले जाती हैं। और अब लिज्जत पापड़ वालों का स्टाफ है, चेकिंग स्टाफ, वो उन मेंबर्स के घर अचानक पहुंच जाता है, वो चेक करता है हाइजीन फॉलो हो रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, और अगर कमी हुई तो उसको मेंबरशिप से वो हटा देते हैं। तो लिज्जत पापड़ बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है, एंड इट इज फीमेल ओरिएंटेड, फीमेल गवर्न, फीमेल और आज मेरे हिसाब से लिज्जत पापड़ की मोर देन 400 करोड़ की टर्नओवर है, एक्सपोर्ट टर्नओवर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है लिज्जत पापड़, बट स्टिल कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्म में है वो। आज वो लेडीज बुजुर्ग हो गई हैं या मर चुकी हैं, उनके बच्चे संभाल रहे हैं, बट जेंट्स काम करते हैं, बट मेन गवर्न कौन है? फीमेल। मेजोरिटी ऑफ स्टाफ वहां पर क्या है? फीमेल। अब तो लिज्जत पापड़ मसाले भी बनाता है, आटा भी बनाता है, कई सारे, उनकी अपनी फैक्ट्री लगी हुई है, बॉम्बे के बाहर बहुत बड़ा प्लांट है। इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, बट उनका पर्पस बहुत लार्ज प्रॉफिट नहीं कमाना, उनको अपने लेवल पर रहना है, आपस में मिलकर काम करना है, सबको रोजी रोटी मिल जाए। हाँ, अगर उनको कंपनी की फॉर्म में जाना है, लिमिटेड लायबिलिटी लेनी है, शेयर्स इशू करने हैं, तो वो क्या करें? प्रोड्यूसर कंपनी, कंपनी एक्ट में जा सकते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी बना लें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी का पहले तो एक्ट बनाना चाह रही थी, तो अभी तक ना 1956 के सेक्शन चल रहे थे उस पर, बट अभी सितंबर 20 में नोटिफिकेशन आया कि कंपनी एक्ट 2013 के नोटिफिकेशन सेक्शन एप्लीकेबल होंगे, और नए सेक्शंस आ गए हैं और नए प्रोविजंस उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जब हम हमारा टाइप ऑफ जब आएगा प्रोड्यूसर कंपनी का, वहाँ पर उसके सेक्शंस पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिमिलर टू प्रोड्यूसर कंपनी, वो कंपनी एक्ट है और ये यहाँ पर
कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फायदा क्या होता है कंपनी एक्ट में जाने का कि उनको लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। फिर हमने सेकंड क्या समझा जी, सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब है वेलफेयर चैरिटी पर्पस है, तो उसमें आप डोनेशंस भी लेते हो, ग्रांट्स भी लेते हो, कोई भी आकर दे जाए, जो पैसा देने आ रहा है उसको काम करना जरूरी नहीं है, मेंबर बनना जरूरी नहीं है, और हम काम करते रहेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने रेड क्रॉस लिख दिया आपको। रेड क्रॉस में लोग डोनेशंस देते हैं। अब रेड क्रॉस जहां भी उसको जरूरत लगती है वो मेडिकल हेल्प के लिए उनके मेंबर पहुंच जाते हैं, सैलरीज देते हैं वो उनको। एनजीओ सारी मोस्टली सोसाइटी की फॉर्म में होती हैं, और अगर इसी सोसाइटी को लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लेना है तो किस में आ जाए वो, सेक्शन 8 कंपनी में। तो रिलायंस फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी की फॉर्म में आ गया, ताकि वो ज़्यादा बेटर और गवर्न रह सकें, लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट ले सकें, शेयर कैपिटल इशू कर सकें, तो बेटर रिकॉग्निशन हो जाती है जब एनपीओ में आ जाते हो। बाबा रामदेव की पतंजलि या उसकी कोई एक ग्रुप कंपनी भी शायद सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी में ये होता है कि जो भी प्रॉफिट आएगा हम उसी के ऑब्जेक्ट में काम में लगाएंगे, मेंबर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, सेम सोसाइटी में होती है। ऐसे तो हम डोनेशंस लें और प्रॉफिट कमाएं और खाएं। तो इसका मतलब बच्चों ये समझना कि ये तीनों प्रॉफिट तो कमाती हैं। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बच्चे क्या समझ जाते हैं, दिस इज फॉर ओनली चैरिटी पर्पस। नो, प्रॉफिट कमाएंगी बट उस प्रॉफिट को बिजनेस में ही लगाएंगी, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देंगी। कल को अगर बंद होंगी तो जो असेट बेचकर पैसा आएगा वो भी शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा या सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। इस कंपनी का पैसा ना प्रॉफिट का ना डिविडेंड में सरप्लस का शेयर होल्डर को मिलेगा। इसमें पर्पस ही क्या होता है, चैरिटी। ऑब्जेक्ट क्या है, चैरिटेबल। वो एजुकेशन हो सकता है, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हो सकता है, ओल्ड एज हो सकता है, किसी भी यूथ के लिए हो सकता है, किसी रूरल स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हो सकता है, वो किसी भी तरीके से काम हो सकता है। आप शेयर्स इशू करो बट डिविडेंड नहीं दोगे, वाइंडिंग अप में सरप्लस नहीं बांटोगे। ये दो कंडीशन आ जाती हैं एनपीओ की और सोसाइटी में, ये फर्क आ गया। तो एनपीओ के बारे में भी हम पूरा, हमें चैप्टर मिला हुआ है एनपीओ सोसाइटी ट्रस्ट का, वहां पर हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा हमने ट्रस्ट का क्या समझा कि ट्रस्ट में बहुत सारे लोग मिलकर काम नहीं कर रहे। ट्रस्ट में कोई एक पर्सन या कुछ लोग अपनी एसेट्स किसी को दूसरे को दे देते हैं कि आप इनको संभालो, इससे जो इनकम आए उस असेट से जो काम हो रहा है उस काम को करो, उससे जो इनकम आए या तो मेरी फैमिली वालों को देना तो प्राइवेट ट्रस्ट बना देगा वो, या किसी की भी वेलफेयर के लिए लगाना तो वो पब्लिक ट्रस्ट हो जाएगा। तो ये चार कंसेप्ट थी जो मेरे को आज आपका पर्पस था कि आपको समझा पाऊं कि चारों एंटिटीज में फर्क क्या होता है। बाकी सब प्योरली बिजनेस पर्पस पे आती हैं। आप ये ध्यान रखना, बिजनेस ये सब के सब कर रहे हैं, मेन इसका पर्पस बिजनेस नहीं होता सोसाइटी का। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी पर्पस बिजनेस है, एनपीओ भी बिजनेस करेगी, ट्रस्ट भी बिजनेस कर सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आप मोस्टली मंदिर वगैरह देखते हो वो ट्रस्ट के होते हैं, क्योंकि वो जमीन तो किसी ने दी होगी ना, मंदिर बनाया होगा ओरिजिनली, तो कल को झगड़ा ना पड़े ट्रस्टी बना दो। आपने कॉलेजेस के ट्रस्ट सुने होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस ट्रस्ट में होते हैं, ट्रस्टी होते हैं उसके। उसका रीजन ये है कि जिस आदमी ने कॉलेज बनाया था उसका पर्पस था एजुकेशन प्रमोट करना, तो वो कल को ज़्यादा कमर्शियल यूज में ना हो जाए इसलिए वो ट्रस्ट बना देता है। कल को कोई एक अकेला मालिक नहीं होगा, ट्रस्टी अपॉइंट होंगे, ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट अलग से बना हुआ है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब आपकी बुक में आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। अब अगर एक सोल प्रोप्राइटर लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लेना चाहता है, जैसे पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो एलएलपी में चले जाएं या कंपनी एक्ट में चले जाएं। ऐसे ही कोई सोल प्रोप्राइटर लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट लेना चाहता है तो वो 1 पर्सन कंपनी में जा सकता है। तो इसको टाइप्स ऑफ कंपनी में, प्राइवेट कंपनी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको खोलूंगा और शायद सारी क्लास ही हमें इसी पर ही लग जाए, प्राइवेट कंपनी पर ही। पब्लिक कंपनी ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर हम ये आगे पढ़ेंगे चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो अभी तक आपको ये तीनों में फर्क समझ आया, आगे इसके पूरे जैसे आपको मैं दिखाऊं सिलेबस में
ये चैप्टर है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज, सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी। टाइप्स ऑफ कंपनी में हम प्राइवेट, पब्लिक, ये होल्डिंग सब्सिडरी, ये कंपनियां पढ़ेंगे। एलएलपी के लिए देखो अलग से आ रहा है। अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर वगैरह की रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर तो अभी हम चॉइस कर रहे हैं, फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे इनका लॉ, प्रोसीजरल पार्ट और क्या लॉ एप्लीकेबल है। अभी तो हम यहाँ पर जनरल पढ़ेंगे कि चूज कैसे करें, किन फैक्टर्स पे करें। फिर फाइनेंशियल सर्विस वाले, बैंक, एनबीएफसी, उनके लिए ये लॉ आ जाएगा। स्टार्टअप के लिए अलग से आ जाएगा। जॉइंट वेंचर्स कर रहे हो उनका अलग से आएगा। इंडिया से बाहर बिजनेस कर रहे हो तो अलग आएगा। और इनमें से किसी को कन्वर्ट करना है दूसरी फॉर्म में, जैसे प्राइवेट कंपनी से पब्लिक बनाना है, ओपी से प्राइवेट बनाना है, वो सब यहाँ पर आएगा। सेक्शन 8 कंपनी से नॉर्मल कंपनी बनानी है। तो ये फर्स्ट बुक में, तो बुक का जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, आपका इसमें सारा यही चलेगा कि टाइप्स ऑफ एंटिटीज क्या हैं, उनके रजिस्ट्रेशन क्या हैं, प्रोसीजरल पार्ट क्या है। सेकंड बुक में आएगा इनके लाइसेंस कौन कौन से लेने हैं इनको, और उसके बाद इनको बंद कैसे करना है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा हम किस तरह से पढ़ेंगे। बुक मैंने पूरी मॉड्यूल बेस्ड है, दोबारा आपको बता रहा हूँ, और साथ के साथ हम उसको जितना इजी कर सकते हैं वो लेकर चलेंगे। ठीक है जी, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके चैप्टर 1 की। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।